नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। याद रहे 4 और 5 नवंबर हमारे राष्ट्रवादियों का महाकुंभ जयपुर में होने वाला है और उसके लिए आप लोगों से सहयोग की आप अपेक्षा है, जिसके लिए QR स्कैन करके सहयोग करें। कतर के बारे में बात की थी हमने और ये कहा था कि भाई कतर के दिमाग सही करने के लिए सबसे पहले तो कतर एयरवेज़ के ऊपर भारत ने शिकंजा कस दिया है। लेकिन भारत की एक और समस्या थी कतर के साथ में, जिसके कारण कतर बहुत ज़्यादा उचक रहा था, और वो ये था कि देखिए, भारत जो है वो लगभग 19.5 यानी 19.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष गैस इंपोर्ट करता है, और इसमें से 10.74 मिलियन टन पर एनम पिछले वर्ष जो थी उसने कतर से इंपोर्ट की थी। तो कतर से इंपोर्ट की उसने 54% अपनी जो आवश्यकता थी वो कतर से की। तो इसको लेके हमारे जो बहुत सारे जो जियोपॉलिटिक्स के विशेषज्ञ हैं, विशेषकर जो एक ज़फ़र इस्लाम टाइप के जो वैरायटी के हैं ना, ज़फ़रुल इस्लाम आपके वहीदुद्दीन खान साहब के बेटे हुजूर जो हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कतर ने बहुत सही काम किया कि जिन लोगों ने इजराइल के लिए जासूसी की उनको पकड़ दिया और भारत को उनकी पैरवी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कतर ने सही किया। तो सबसे पहले तो ऐसे लोग जो हैं वो जो एक प्रकार से हमास के सहयोगी हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो CAA के समय कह रहे थे कि अगर हमने अरब वर्ल्ड को कह दिया तो भारत को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो जो ये अरबी मानसिकता के लोग, जो एक सर्वश्रेष्ठवादी मानसिकता के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जड़ जमा के, उनका भी इलाज करना आवश्यक है। लेकिन इस ज़फ़रुल इस्लाम खान को मैं ये बता देता हूँ कि भाई, ये जो तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से ख़रीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने वेनेजुएला से टाई अप कर लिया है। ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक भारत ने और की है। मोज़ाम्बिक में एक बहुत बड़ा गैस रिज़र्व मिला है, और मोज़ाम्बिक के उस गैस रिज़र्व का जो पूरा जो उसकी कैपेसिटी है वो 12 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक है। और आपको ये जानकर आश्चर्य भी होना चाहिए और हर्ष भी होना चाहिए कि जो वहाँ पर जो कंसोर्शियम बना है उस गैस को निकालने के लिए, उसमें 30% हिस्सेदारी, जी पूरी 30% हिस्सेदारी जो है वो भारत की कंपनियों की है, जिसमें ONGC, भारत पेट्रोलियम और एक और जो तेल कंपनी है भारत की, उनका तीनों को मिला के 30% से हिस्सा उन्होंने ले लिया है और तेज़ी से ड्रिलिंग आरंभ कर दी है। तो भाई इमीडिएटली अब ये मिक्स जो है ये शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि 54% जो ये ले रहे थे कतर से, लगभग 40% ले रहे थे UAE से, यानी कि अमीरात से। तो अब अमीरात से लेंगे, आप समझिए कि अमीरात से बातचीत हो गई है और अमीरात से अब जो गैस की क्वांटिटी है वो बढ़ाई जा रही है, कतर से कम की जा रही है। और यह योजना है कि कतर से अब गैस बिल्कुल नहीं ली जाएगी भविष्य में। आखिरकार कतर को क्लाइंट तो चाहिए ना बेचने के लिए। आपको पता है ना उसूल क्या होता है बिज़नेस का, कि जो बिज़नेसमैन है वो कुछ भी कर ले, अगर उसका क्लाइंट चला गया ना तो बिज़नेस बैठ जाएगा। अगर मोनोपोली बिज़नेस भी होती है तो भी अगर उसका एक क्लाइंट जो है वो मान लीजिए बैठ जाए, या क्लाइंट हट जाए, या क्लाइंट कहे नहीं मैं अपना कहीं और से ले लूँगा, कुछ भी कर लूँ, मैं अपना बिज़नेस बंद कर दूँगा, तुमसे नहीं लूँगा, तो जो सप्लायर है ना वो भी बैठ जाएगा। तो अब इस सप्लायर के कतर के बैठने का समय आ गया है, क्योंकि भारत जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। चाइना है, भारत है। तो चाइना को जितना बेचना और चाहते हो बेच लो, क्योंकि चाइना की तो अब
पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकॉनमी वो सब स्लो डाउन मोड पे चली गई है। भारत की स्थिति ये है कि अभी जो भारत का टोटल जो एनर्जी मिक्स है उसमें 6% उपयोग गैस का होता है और ये बढ़ के 15% होने वाला है। तो यदि ये 15% हो जाए तो कतर को तो फ़ायदा ही होता ना कि उसका भाई और भी गैस जो है वो बढ़ जाती। लेकिन अब हम कतर से गैस लेंगे ही नहीं। कतर वालों, जो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं ना, अब आप अगले 1-2 महीने में देखना कि किस तरह से ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये धीरे धीरे कम होते हैं और भारत जो है वो कैसे अपनी जो गैस की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो दूसरे स्रोतों से करता है, जिसमें यूएई है, अब वेनेजुएला है। वेनेजुएला के पास भी बहुत बड़ा भंडार है गैस का। और जब से आप जानते हैं कि ये यूक्रेन वाली समस्या हुई और जब से रशियन गैस इनके पास आना बंद हुई, तब से इन्होंने वेनेजुएलन गैस के लिए अपने जो सैंक्शंस थे वो ढीले कर दिए यूएस ने। अच्छा, रशियन गैस तो आप जानती हैं, रशियन गैस तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो भारत रशिया से गैस ले लेगा, रशिया से इस समय ऑयल ले रहा है तो अब गैस भी ले लेगा। आपको पता है कि रशिया से जो भारत का जो ऑयल टोटल आता था वो 2% से भी कम आता था। लेकिन जब यूक्रेन वाली समस्या हुई और हमारे अरब देशों ने थोड़ा नक्शेबाजी दिखाई और नक्शेबाजी दिखा के अपना जो ऑयल जो है वो उसकी दाम बढ़ा दिए, और दाम बढ़ाने के बाद में और भी जो करते हैं ना, वो एक स्वैगर होता है कि साहब देखिए हम ही दे सकते हैं। तो भारत ने इतनी मात्रा में ख़रीदना आरंभ कर दिया तेल, सोवियत संघ कह रहा हूँ, रशिया से, रूस से, कि वो भारत का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया। सऊदी अरब 2 नंबर पे चला गया। अब बहुत दिनों बाद सऊदी अरब जो है वो अभी पिछले महीने फिर से अपनी पोजीशन उसने क्लेम की है और उस क्लेम करने के लिए भारत की बड़ी चिरौरियाँ भी की हैं, क्योंकि भाई ऐसा है कि स्पॉट ऑयल पे हम भी आपको कंसेशन दे देंगे, यहाँ से आपका ट्रांसपोर्टेशन कम पड़ेगा, आपकी लॉजिस्टिक्स कम पड़ेगी, हम दूसरे आपको कंसेशंस दे देंगे, तो आप हमसे ले लीजिए। तो भारत कह रहा है अच्छा ठीक है, देखते हैं, तो 1 महीने और करके देखते हैं। तो इसलिए जिस किसी को भी ये ज़फ़रुल इस्लाम जैसे को या किसी जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट को ये लग रहा हो कि क़तर के पास भारत की पूंछ दबी हुई है, तो भाई अपनी जो भी गलतफहमियां हैं वो दूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर यदि किसी की पूंछ दबी हुई है तो पूंछ क़तर की दबी हुई है। ये गैस अनंत काल तक तो चलनी नहीं है वैसे भी, क्योंकि भारत तो पूरी तरह से अपना एनर्जी मिक्स जो है वो परिवर्तित कर रहा है। आपको पता है कि जो फ्यूल ऑयल है उसमें 20% गैस एथेनॉल पे जा रहा है। 20% एथेनॉल पे जाते ही आपको पता चलेगा कि पूरे वर्ल्ड की जो ऑयल प्राइस है वो क्रैश हो जाएगी। वैसे भी क्रैश हो रही है क्योंकि यूएस इकोनॉमी रिसेशन में है, यूरोप रिसेशन में है। यूक्रेन में युद्ध करोगे तो यही होगा ना। अभी कुछ दिनों तक ऑयल प्राइस बढ़ी इजराइल से युद्ध हमास का होने के बाद में, लेकिन जैसे जैसे हमास पिटता जा रहा है वैसे वैसे वो भी क्रैश होती जा रही। कहीं भी कुछ भी तुमको नहीं मिलने वाला है क़तर प्रेमियों, ख़ास तौर से जो भारत में बैठे क़तर प्रेमी हैं ज़फ़रुल इस्लाम जैसे, कुछ नहीं मिलेगा तुमको। ये वहीदुद्दीन खान का बेटा, ये गद्दार देश का, ये सोचता है कि ये देश को ब्लैकमेल करेगा, पहले भी एक प्रयत्न कर चुका है। और इसके साथ साथ जो बैठे हुए हैं वामपंथी टाइप के लोग, इस्लामिस्ट टाइप के लोग, उन सबको ये पता चल जाए कि भारत ने पूरा निश्चय कर लिया है कि क़तर की तो अब बैंड बजा कर ही रहेंगे। जो क़तर ने सोच रखा है ना कि साहब कि हम गैस के माध्यम से ब्लैकमेल कर लेंगे और हम जो यहाँ पर भारतीय हैं उनके माध्यम से कर लेंगे, तो ये भी बता दें कि भारतीयों को अब धीरे धीरे बता दिया गया है कि भाई देखो तुम यहाँ के नागरिक तो हो नहीं। देखिए, किसी भी गल्फ़ कंट्री में, किसी भी इस्लामिक कंट्री में, किसी भी दूसरे धर्म के व्यक्ति को नागरिकता नहीं दी जाती। ये क़तर जो है नागरिकता किसको देता है? ये क़तर इंपोर्ट करता है एथलीट्स को,
वो जाता है, जो अफ्रीकन जूनियर चैम्पियनशिप्स होती हैं वहाँ से एथलीट्स को उठाता है, यहाँ लाकर उनको नागरिकता देता है। जो भी वहाँ पर मुस्लिम एथलीट्स होते हैं अफ्रीकन, क्योंकि अफ्रीकन जो है वो आपके ट्रैक और फील्ड में वो बहुत आगे हैं, तो उनको वहाँ से ला के फिर उनको यहाँ नागरिकता देता है। तभी आप देखते होंगे ना कि ट्रैक और फील्ड में कतर और बहरीन जो है वो बड़े सारे मेडल लेके आते हैं, वो इसी से मेडल लेके आते हैं। इनको तो दे देगा, बाकी किसी को नहीं देगा, किसी पाकिस्तानी को नहीं देगा, किसी भारतीय को नहीं देगा। तो जब नागरिकता नहीं मिलनी है तो भाई कहीं भी और निकल लो ना यार। अब तो भारत इतना आगे बढ़ गया है, भारत आ जाओ। भारत में तो जो भी उठा पटक जिनको भी करनी है तो वो तो दूसरे कामों से करनी है ना, इस काम से थोड़ी करनी है। बिजनेस में तो अब अगले 3 दशक भारत के ही हैं। इकॉनमी तो अब भारत की ही सबसे आगे रहने वाली है। तो कतर तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी गैस ख़त्म होगी, ऑयल तो इसके पास पहले ही ख़त्म हो गया, अब गैस जैसे जैसे ख़त्म होगी वैसे वैसे आप जाके, या गैस की रिक्वायरमेंट कम होगी लोगों की, वैसे वैसे आप देखेंगे कि क़तर में जो आप लोगों को एडवांटेज है ना हाई पर कैपिटा इनकम की, तो वो आपको दूसरी जगह मिलेगी। यूएई बुला रहा है भाई, वहाँ क्यों नहीं चले जाते? ये बगल में ही तो है, और वो इनकी तरह कट्टर भी नहीं है। इसलिए भाई कतर वालों, तुम्हारा तो इलाज ढूंढ लिया गया है, तुम्हारे अल जज़ीरा का भी, तुम्हारे कतर एयरवेज़ का भी, और तुम्हारी गैस का भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।